Okay, good morning to all of you. Today we will start a new topic, preparation of a cost sheet. Cost sheet is the most important topic for costing. In your exam, कम से कम एक क्वेश्चन तो कॉस्ट शीट से आएगा, मतलब 8 या 10 मार्क का। ठीक है, फिर भी कॉस्ट शीट इतना इम्पोर्टेंट, अगर कॉस्ट शीट आपको पता नहीं या मालूम नहीं तो कॉस्टिंग का किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि कॉस्ट शीट को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कॉस्ट शीट देखो, शीट शीट का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट, जैसे कि तुम लोग का मार्कशीट। तो मार्कशीट में क्या होता है? आ, हर पेपर का मार्क भी होता है, मतलब ईच पेपर का मार्क भी होता है, फिर टोटल मार्क भी होता है। तो जैसे कि मार्कशीट इज ए शीट ऑफ मार्क, तो कॉस्ट शीट इज ए शीट ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली मार्कशीट इज ए शीट ऑफ अ मार्क, तो कॉस्ट शीट इज ए शीट ऑफ अ कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट भी रहेगा, फिर इंडिविजुअल आइटम का कॉस्ट, मतलब मटेरियल कितना, लेबर कितना, जिसको कहते हैं ब्रेकअप। तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जो शो करता है या कंप्यूट करता है कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट, फिर जितना हो सके उसका ब्रेकअप भी शो करेगा। तो लिखो सबसे पहले, व्हाट इज कॉस्ट शीट and how to prepare cost sheet। ये कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो लिखो, कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टॉप, comma, which shows cost computation which shows cost computation and its breakup। ब्रेकअप का मतलब होता है डिटेल्स। तो कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट which shows computation of a cost and its breakup। There is a standard format to compute cost, that is cost sheet। हम कॉस्टिंग पेपर में क्या करेंगे ना, कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। तो कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए एक फॉर्मेट होता है, तो जिस फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं कॉस्ट शीट। द फॉर्मेट ऑफ cost sheet is as under। The format of cost sheet is as under। पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 2 कलम, एक इनर कलम और एक आउटर कलम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल।
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर ऐड करो डायरेक्ट वेजेस, फिर ऐड करो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ओब्लिक वर्क कॉस्ट। फिर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट शीट और कुछ नहीं होता है, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसका फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उस फॉर्मेट के हिसाब से हम कॉस्ट शीट का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो रिजल्ट होगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसके साथ ऐड होगा प्रॉफिट या मार्कअप, प्रॉफिट या मार्कअप सेल्स। देखो कॉस्ट शीट का बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन भी है, लेकिन हम पहले उतना डिस्कशन करेंगे जितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिलेवेंट है। तो एक बार प्रैक्टिकल को खत्म करने के बाद फिर मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन व थ्योरी डिस्कशन का क्लास दे दूंगा, तो उसके लिए तुम चिंता मत करो। पहले मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना पढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर उसके बाद जब थ्योरेटिकल क्लासेस दिया जाएगा कॉन्सेप्ट और ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट का और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। तो ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट। एक चीज को ध्यान में रखो, प्रॉफिट या मार्कअप। अब बोलेंगे सर हमने तो प्रॉफिट का नाम सुना था,
ये मार्कअप क्या होता है? देखो, प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है मार्कअप। अमाउंट टर्म में, अमाउंट टर्म में प्रॉफिट का दूसरा नाम भी होता है मार्कअप। तो उसके लिए एक नोट लिखो, इन अमाउंट टर्म प्रॉफिट and markup are same। अगर हम अमाउंट टर्म में if you will talk in amount term then profit and markup is same। अमाउंट टर्म में अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट मार्कअप दोनों एक चीज है। बट in case of percentage term, percentage of profit is differ from percentage of markup। अगर परसेंटेज टर्म में तुम बात करोगे तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ मार्कअप दोनों अलग चीज है। अब बोलेंगे सर ये परसेंटेज टर्म में क्या होता है, बता दीजिए। देखो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और अमाउंट ऑफ मार्कअप इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कॉस्ट बोलेंगे, तो सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ मार्कअप। लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स into 100। percentage of markup is equal to profit divided by cost into 100। तो डिफरेंस नोटिस करो, अगर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालोगे तो यहां पे हमें सेल्स लेना पड़ेगा, अगर परसेंटेज ऑफ मार्कअप निकालोगे तो इधर हमें कॉस्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब व्हेन प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड, ध्यान से सुनो, व्हेन प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑन सेल, मैं क्या बोला, व्हेन प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड as a percentage of sales then it is called as percentage of a profit। when profit is expressed as a percentage of a cost, when profit is expressed as a percentage on cost then it is called as percentage of a markup। एक एग्जांपल लिखो इसके लिए, मान लो कॉस्ट 90, प्रॉफिट 30, सेलिंग प्राइस 120। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ मार्कअप। फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ मार्कअप। बोलो आंसर क्या होगा? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना 30 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, 30 डिवाइड बाई 120%, ये आ रहा है 25%। मार्कअप परसेंटेज
इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 90 इंटू 100 और 33.33%। ओके, क्लियर हो गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ मार्कअप। ठीक है सर, देखो बहुत कुछ आइटम है, मतलब ऐसे कुछ आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस के हिसाब से कंसीडर होगा, लेकिन कॉस्टिंग में कॉस्ट के हिसाब से कंसीडर नहीं होगा। अब बोलेंगे सर ऐसे क्यों? इसका मतलब देखो, देयर आर सम आइटम्स which will be treated as an expenses in case of a financial accounting, but in case of a cost account it is not treated as a cost। तो उसका एक लिस्ट हम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सब आइटम कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में आएगा तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि दीज आर नॉट कॉस्ट। ये सब कॉस्ट का डेफिनेशन में नहीं आएगा। कॉस्ट का डेफिनेशन क्या था? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड ए सर्विस। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में कुछ आइटम्स नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि कॉस्ट हम कॉस्ट नहीं मानेंगे, फिर भी अकाउंट्स में हम लोग एक्सपेंसेस के हिसाब से उसको कंसीडर किए थे। चलो उसका लिस्ट बनाते हैं। लिखो लिस्ट few items that are not regarded as cost, hence not to be a part of cost sheet। There are some items which is considered as an expenses in case of a financial accounting, but in case of a cost accounting these are not regarded as a cost। चलो उसका लिस्ट बनाओ। इनकम टैक्स, मैं इनकम टैक्स को कह रहा हूं कि ये कॉस्ट नहीं है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। मतलब एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ये कॉस्ट बनेगा, लेकिन कॉस्ट क्या नहीं होगा? इनकम टैक्स कॉस्ट नहीं होगा। इनकम टैक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस होता है, लेकिन कॉस्टिंग में उसको हम कॉस्ट नहीं मानेंगे। फिर बैड डेप्ट, bad debt is an expenses in case of financial accounting, but in case of a cost accounting bad debt is not a cost। abnormal expenditure like penalty, fine etc। पेनल्टी, फाइन एक्सेट्रा ये सब अगर पेमेंट करोगे तो दीज आर नॉट रिगार्डेड एज कॉस्ट। राइट ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, copyright etc। if goodwill will be written up, patent will be written up, trademark will be written up, then these are although expenses in case of financial accounting but not a cost in case of a cost accounting। payment of dividend, ये कॉस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर एक्सेट्रा,
ये सब कॉस्ट नहीं होता है। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व फंड एक्सेट्रा, ये भी कॉस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज कन्वर्शन कॉस्ट। कन्वर्शन कॉस्ट क्या होता है? देखो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने के लिए जितना खर्चा होता है उसको कहते हैं कन्वर्शन कॉस्ट। क्या बोला मैंने? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए जितना खर्चा होता है उसको कहते हैं कन्वर्शन कॉस्ट। देखो, कन्वर्शन कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ converting raw material into finished product। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे फिनिश प्रोडक्ट को, जितना भी खर्चा होगा उसको बोलेंगे कन्वर्शन कॉस्ट। तो कन्वर्शन कॉस्ट इज इक्वल टू, देखो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा फिनिश गुड्स को, इसका मतलब रॉ मटेरियल ऑलरेडी आ चुका है, वो कन्वर्ट होगा, तो हम डायरेक्ट वेजेस लगाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाएंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड लगाएंगे। तो कन्वर्शन कॉस्ट क्या होगा? डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। वो हो जाएगा कन्वर्शन कॉस्ट। देखो, ऑलरेडी रॉ मटेरियल आ चुका है, वो फिनिश गुड्स बनेगा, तो क्या कॉस्ट इनकर्ड होगा? डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड होगा। सर बोलो, कन्वर्शन कॉस्ट समझ में आया? यस और नो? यस सर। ओके, देखो मैंने डायरेक्ट मटेरियल का डेफिनेशन लिखाया था, डायरेक्ट लेबर का डेफिनेशन लिखाया था, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन नहीं लिखाया था। मैंने बोला था कि इसको बाद में हम लिखेंगे। अब लिखो, व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? लिखो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर expenses other than material and labor which can be allocated directly to a job या प्रोडक्ट या प्रोसेस या कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। फिर मैंने बोला था कि जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता है, डायरेक्ट लेबर नहीं होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है।
आप बोलेंगे सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक दो एग्जाम्पल लिखा दीजिए। लिखो इन अदर वर्ड, एग्जाम्पल बाद में लिखेंगे। इन अदर वर्ड डायरेक्ट expenses are cost other than material and wages। जो मटेरियल नहीं है या वेजेस नहीं है, which are incurred for a specific product पब्लिक सर्विस। जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होगा या स्पेसिफिक सर्विस के लिए होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, फिर भी वो मटेरियल और लेबर नहीं होता। लिखो एग्जांपल। ट्रैवल एंड कन्वेंस expenses for a पर्टिकुलर जॉब। देखो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मतलब एक पर्टिकुलर वर्क के लिए तुम्हें मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करना पड़ा तो उसके लिए 5,000 का टिकट लगा। इसका मतलब ये जो 5,000 का ट्रैवल एक्सपेंसेस आया ये एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो पर्टिकुलर जॉब के लिए वो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा एग्जांपल लिखो। एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट बिफोर अंडरटेकिंग ए जॉब। इसका मतलब मान लो मुझे एक जॉब मिला। जॉब का मतलब मुझे एक काम मिला कि बच्चे को पढ़ाना। तो बच्चे को पढ़ाने से पहले मतलब इस काम को अंडरटेकिंग करने से पहले मुझे कुछ रिसर्च करना पड़ा या मुझे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना पड़ा। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट होगा बिफोर अंडरटेकिंग ए जॉब वो तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड्स डिजाइन एंड पैटर्न्स। मान लो मुझे एक पेन बनाने के लिए जॉब मिला। वो पर्टिकुलर पेन बनाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर मोल्ड्स खरीदना पड़ेगा या पर्टिकुलर डिजाइन खरीदना पड़ेगा या पर्टिकुलर पैटर्न खरीदना पड़ेगा। तो जो पर्टिकुलर मोल्ड्स या डिजाइन या पैटर्न का एक्सपेंडिचर या कॉस्ट होगा वो ये प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। हायर चार्जेस of a special machine for a particular product पब्लिक जॉब। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मशीन भाड़े में लेना पड़ेगा। तो वो मशीन का जो भाड़ा आएगा वो हो जाएगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस बहुत कुछ और भी एग्जांपल हो सकता है लेकिन हम इतना एग्जांपल लिखेंगे तो समझदार के लिए इतना एग्जांपल काफी। जितना भी मैंने अभी पढ़ाया उसको 2 मिनट में क्विक रिवीजन करो। ओके
हो गया रिवीजन? हाँ सर। नाउ वी विल मूव टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन। कॉपी मत करो, पहले समझो, ठीक है? मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो अभी समझो, एकदम आराम से समझो। देखो क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन। आप बोलेंगे सर सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन का मतलब, देखो मेरा एक फैक्ट्री है, मैं रॉ मटेरियल लगाता हूँ, डायरेक्ट लेबर लगाता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाता हूँ, फिर वो प्रोडक्शन ओवरहेड भी इनकर्ड होता है। अल्टीमेटली मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलता है, मतलब आई एम प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट। और ऐसे कुछ फैक्ट्री है जहां पे मल्टी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन के केस में कॉस्ट शीट हम कैसे बनाएंगे, मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में हम कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे। अगर मल्टी प्रोडक्ट होता है फिर भी दो केस होता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट रॉ मटेरियल एंड सेपरेट प्रोसेस। ध्यान से सुनो, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट रॉ मटेरियल, सेपरेट प्रोसेस। मतलब ये जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, देखो ये जो मेरे हाथ में है ना, ये जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ये पर्टिकुलर मशीन में प्रोसेसिंग होगा, एक पर्टिकुलर पेन बनेगा। फिर ये जो दूसरा रॉ मटेरियल ये और एक मशीन में प्रोसेसिंग होगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ईच प्रोडक्ट के लिए सेपरेट रॉ मटेरियल एंड सेपरेट प्रोसेस। नहीं तो हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस में एक कॉमन रॉ मटेरियल डाल देंगे, फिर उसको प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है? एकदम लास्ट को, मतलब फ्रॉम कॉमन रॉ मटेरियल एंड कॉमन प्रोसेस, फ्रॉम कॉमन रॉ मटेरियल एंड कॉमन प्रोसेस मल्टी प्रोडक्ट कैन बी एमर्ज्ड। तो लिखो, मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। फॉर ईच प्रोडक्ट separate raw material and separate process। हम डिस्कशन करेंगे इस सब केस में कॉस्ट शीट हम कैसे बनाएंगे। फॉर ईच प्रोडक्ट सेपरेट रॉ मटेरियल एंड सेपरेट प्रोसेस। फॉर ईच प्रोडक्ट common raw material and common process। for each product common raw material and common process। चलो लिखो इस बात को, पहले एक ग्राफ बनाओ, पहले इस डायग्राम को कॉपी करो, उसका हेडिंग दे दो प्रोडक्शन सिचुएशन। उसका हेडिंग दे दो प्रोडक्शन सिचुएशन। कॉपी करो इसको।
ओके, हो गया, लिखो। सिंगल प्रोडक्ट फैक्ट्री मीन्स a factory which produces only one product. Single product factory means a factory which produces only one product. बोलो, ये मेरा एक प्रोसेस है। मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल लगाया 10 रुपया का, 100 रुपया का, वेजेस मैंने लगाया 200 रुपया का, एक्सपेंसेस मैंने लगाया 300 रुपया का। इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 600। एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे। बोलो इस प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा? 600। मतलब उस प्रोसेस में जितना भी कॉस्ट आएगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, लिखो द टोटल ऑफ रॉ मटेरियल कमा लेबर कमा एक्सपेंसेस एक्सेट्रा और cost of that product. देखो, जब भी तुम कॉस्ट शीट बनाओगे तो कॉस्ट शीट प्रोडक्ट वाइज बनेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कंपनी वाइज बनता है, एंटिटी वाइज बनता है। डिफरेंस समझो, कॉस्ट शीट हमेशा प्रोडक्ट वाइज बनेगा। मतलब मैं एक कंपनी हूं, मैं 5 प्रोडक्ट बनाता हूं, 5 प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट बनेगा। लेकिन मैं एक कंपनी हूं, मेरा 5 बिजनेस है, तो 5 बिजनेस के लिए एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। ठीक है, लिखो द जनरल रूल इज cost sheet is to be prepared for product wise। जनरल रूल क्या होता है? कॉस्ट शीट हम बनाएंगे प्रोडक्ट वाइज, मतलब हर प्रोडक्ट के लिए सेपरेट कॉस्ट शीट। मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन मीन्स a factory which produces more than one product. Multi-product situation means a factory which produces more than one product. Full stop. Again, multi-product can be from separate raw material and separate process and multi-product can be from same raw material and same process। मतलब कॉमन रॉ मटेरियल, कॉमन प्रोसेस। तो सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन का कॉस्ट शीट बनाने का मतलब कॉस्ट शीट फिर से डिस्कशन करने का कोई दरकार नहीं, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन में कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो दिमाग लगाओगे या टेक्निक्स अप्लाई करोगे कहाँ? मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में। ओके, लिखो
for multi-product having separate raw material and process, the format of cost sheet will be as under। देखो है तो मल्टी प्रोडक्ट, लेकिन रॉ मटेरियल सेपरेट लगेगा, प्रोसेस भी सेपरेट। तो क्या होगा, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्ट वेजेस, सब कुछ सेपरेटली ही आएगा क्योंकि सेपरेट रॉ मटेरियल सेपरेट प्रोसेस। तो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ये भी सेपरेट आएगा। स्टॉक भी आ सकता है, जैसे कि चलो स्टॉक भी लिख, क्या बात है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसे चलेगा। फिर फैक्ट्री सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ऐड होगा सेल्स। मतलब तीनों प्रोडक्ट के लिए हम सेपरेटली कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। कॉमन आइटम का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि सब कुछ सेपरेट, सेपरेट रॉ मटेरियल सेपरेट प्रोसेस। लेकिन टेक्निक लगाना पड़ेगा, इफ फ्रॉम कॉमन रॉ मटेरियल एंड कॉमन प्रोसेस मल्टी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूसिंग, तो लिखो फॉर मल्टी प्रोडक्ट having common process and common raw material comma cost information, बोलो कॉमन रॉ मटेरियल कॉमन प्रोसेस। मैं बोला कि 5 लाख का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किया, तो 5 लाख का जो रॉ मटेरियल वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या इच प्रोडक्ट के लिए, इसका मतलब जो भी डाटा आएगा, जो भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन आएगा वो एग्रीगेट बेसिस में आएगा हर प्रोडक्ट के लिए। तो फॉर मल्टी प्रोडक्ट हैविंग कॉमन रॉ मटेरियल एंड कॉमन प्रोसेस, कॉस्ट इंफॉर्मेशन विल बी available in total basis, hence cost will be computed jointly up to split of point oblique सेपरेशन पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट को भी सेपरेशन पॉइंट बोलते हैं। देखो रॉ मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड,
बस इतना, मतलब ये चारों आइटम कॉमनली इनकर्ड हुआ। फिर ये चारों आइटम इनकर्ड होने के बाद अब प्रोडक्ट सेपरेट होता है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेपरेशन पॉइंट या स्प्लिट अप पॉइंट। अब प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 वो अलग हो गया। अब जो खर्चा होगा प्रोडक्ट बेसिस पे होगा, मतलब सेपरेटली प्रोडक्ट 1 के लिए, सेपरेटली प्रोडक्ट 2 के लिए, सेपरेटली प्रोडक्ट 3 के लिए। लेकिन अप टू स्प्लिट अप पॉइंट क्या सेपरेटली खर्चा आएगा या जॉइंटली आएगा? सर जॉइंटली ही आएगा। तो तुम जो कॉस्ट कंप्यूट करोगे जॉइंटली कॉस्ट कंप्यूट करोगे स्प्लिट अप पॉइंट के, स्प्लिट अप पॉइंट तक, वो कॉस्ट को हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट शीट। जो कॉस्ट होगा उसको हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। क्या कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? जॉइंट कॉस्ट। तो लिखो सच ए कॉस्ट शीट will be joint cost sheet and cost up to split up point will be called as joint cost। क्या बोलेंगे? जॉइंट कॉस्ट। मतलब सेपरेशन पॉइंट तक जितना भी खर्चा होगा उसको हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। सेपरेशन पॉइंट तक जितना भी खर्चा होगा उसको हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। बोलो, ये जो जॉइंट कॉस्ट आएगा क्या वो एक प्रोडक्ट का या हर प्रोडक्ट का? सर ईच प्रोडक्ट का। तो हर प्रोडक्ट के मतलब सब प्रोडक्ट के बीच में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट या अपॉर्शनमेंट करेंगे एक सुइटेबल रेशियो में। तो नाउ at split a point such joint cost shall be apportioned among all product in a suitable basis। अब बोलेंगे सर कौन सा बेसिस में अपॉर्शन होगा, बता दीजिए। देखो एक चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, कॉस्टिंग में एक चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो वहां हम डिस्कशन करेंगे कि ये जॉइंट कॉस्ट कैसे अपॉर्शनमेंट होगा। तो लिखो हाउ टू बी अपॉर्शन joint cost among all product will be discussed in joint product and by product chapter। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम डिस्कशन करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मेट देखेंगे। अगर जॉइंट प्रोडक्ट या सॉरी जॉइंट कॉस्ट या जॉइंटली कॉस्ट इनकर्ड होगा तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होगा? देखो इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट सिचुएशन the format of cost sheet will be as under। देखो पहले जॉइंटली कॉस्ट इनकर्ड होगा अप टू स्प्लिट अप पॉइंट, फिर उसके बाद सेपरेटली कॉस्ट इनकर्ड होगा। तो इसका मतलब पर्टिकुलर अमाउंट
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आएगा प्राइम कॉस्ट, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। स्टॉक को अभी इग्नोर कर रहा हूं, स्टॉक आएगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस होगा। ये मत समझो कि यहाँ पे स्टॉक एडजस्ट नहीं होगा। तो फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इस लेवल में प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्या बोलेंगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा इसको हम बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट। अब ये जो जॉइंट कॉस्ट है अपॉर्चनमेंट हो जाएगा जितना भी प्रोडक्ट होगा। तो मान लो 3 प्रोडक्ट लिखो। नाउ आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट cost sheet will be prepared separately। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद कॉस्ट शीट और जॉइंटली नहीं होगा, सेपरेटली होगा। कैसे? प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। ये जो जॉइंट कॉस्ट आया था ये तीनों प्रोडक्ट के बीच में अपॉर्चनमेंट होगा, तो वो हो जाएगा शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अब जो भी खर्चा होगा प्रोडक्ट वाइज होगा सेपरेटली, तो प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये तो कॉमनली नहीं होगा, ये प्रोडक्ट वाइज सेपरेटली होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लस प्रॉफिट, सेल्स। बस यही था जॉइंट प्रोडक्ट सिचुएशन में कॉस्ट शीट हम कैसे बनाएंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको रिवाइज करो। बस कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट इतना ही। फटाफट रिवाइज करो। ओके, हो गया रिवीजन? तुम रिवीजन करो, मैं छुट्टी ले रहा हूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम कॉस्ट शीट का प्रॉब्लम सोल्यूशन देखेंगे। तो ठीक है, चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।